Hello everyone, so in this video we'll discuss about chapter number 2 of class 9th chemistry, that is matter around us pure. So let's start it. तो चैप्टर का नाम है इज़ मैटर अराउंड अस प्योर, यानी ये चैप्टर हमें क्वेश्चन करता है कि क्या आपके चारों तरफ जो मैटर है, आप जो सराउंडिंग में अपनी मैटर देख रहे हो, क्या वो प्योर है। मैटर क्या होता है, आई होप यू नो। ठीक है, तो मैटर का मतलब क्या होता है, समथिंग दैट कैन ऑक्यूपाई स्पेस एंड एज वॉल्यूम। तो आपके चारों तरफ जितना भी मैटर है, क्या वो प्योर है। अब सवाल ये आता है, ठीक है, अब प्योर होने का मतलब क्या होता है। जैसे आजकल हम देखते हैं कि हमारा दूध शुद्ध होना चाहिए, तो उसका मतलब प्योर होता है। लेकिन यहाँ पर वो मतलब सेम नहीं है, ये केमिस्ट्री में है। केमिस्ट्री में प्योर होने का मतलब अलग होता है दैन द कमर्शियल लाइफ और द डेली लाइफ, है ना। हम बोलते हैं कि हमारा दूध बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए, तो वो प्योर होना चाहिए। वो एक अलग डिफरेंट एस्पेक्ट होता है, वो डेली लाइफ एस्पेक्ट होता है। लेकिन अगर हम केमिस्ट्री के एस्पेक्ट में बात करते हैं तो प्योर का मतलब अलग होता है। अब प्योर का मतलब क्या होता है वो हमें समझ में आएगा जब हम मैटर का क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो मैटर का अगर हम क्लासिफिकेशन देखें तो हमने पढ़ा था कि या तो मैटर आपका एलिमेंटल फॉर्म में हो सकता है, या फिर आपका जो मैटर है वो आपका कंपाउंड फॉर्म में हो सकता है। आई टोल्ड यू दिस। हम वहीं से इसको निकालने की कोशिश करेंगे। तो आई टोल्ड यू कि अगर हमारा जो मैटर है वो दो हिस्सों में क्लासिफाई किया जा सकता है। सबसे पहला होता है एलिमेंट और दूसरा होता है कंपाउंड। अगर मैं आपको बात बताऊं कि ये जो मैटर का मैंने क्लासिफिकेशन किया, ये प्योर वाले मैटर का क्लासिफिकेशन था। मतलब जो हम एलिमेंट और कंपाउंड के बेसिस पर क्लासिफिकेशन करते थे मैटर का, वो सिर्फ प्योर वाले मैटर का क्लासिफिकेशन होता था। इज इट क्लियर। तो हम प्योर और इम्प्योर की कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि क्या क्या चीज़ इम्प्योर है कैसे नहीं है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि एलिमेंट और कंपाउंड में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, देखिए अगर हम एलिमेंट की बात करते हैं तो आपने सुना होगा आयरन, लोहा। तो लोहा क्या है, लोहा इज एन एलिमेंट। मरकरी इज ऑल्सो एन एलिमेंट। तो जितने भी जैसे मरकरी हो गया, आयरन हो गया, ये क्या है, ये हमारे सिंबल्स होते हैं। ये चैप्टर नंबर 3rd या 4th में हमारे पास आएंगे, जिसमें हम सिंबल्स के बारे में बात कर रहे होंगे। तो Hg जो होता है वो मरकरी का सिंबल होता है, और Fe जो होता है वो आयरन का सिंबल होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास सिंबल्स होते हैं केमिस्ट्री के अंदर। तो ये क्या है, ये सब हमारे एलिमेंट होते हैं। एलिमेंट का मतलब होता है जो सिंगल एंटिटी एग्जिस्ट करती है। इज इट क्लियर। जो सिंगल एंटिटी एग्जिस्ट करती है वो होते हैं हमारे एलिमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए हमारे पास एक पर्टिकुलर एक मैटर है। ठीक है, ये क्या है, मैटर है। हम इस पर्टिकुलर मैटर को एलिमेंट कब कहेंगे, जब इसके अंदर सिर्फ एक तरीके के एलिमेंट होंगे। यानी कि ये भी आयरन है, ये भी आयरन है, ये भी आयरन है, ये भी और ये भी, मतलब ये सारे जो इसमें हैं ये सब इसमें आयरन है। मतलब ये पूरा का पूरा जो मैटर है ये सिर्फ एक चीज़ से मिलकर के बना है, और वो एक चीज़ क्या है, वो एक चीज़ आयरन है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि ये सिर्फ एक चीज़ से मिलकर के बना होगा, यानी कि सिर्फ शुद्ध होगा, इसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं होगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है। कोई एग्जांपल अगर देखिए तो मान लीजिए हमने कहा गोल्ड, आपने देखा होगा गोल्ड के बिस्किट्स होते हैं। तो अगर हम उसे कंसिडर करें, तो अगर हम गोल्ड के बिस्किट को माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जज करेंगे तो हमारे पास उसमें सारे जो एटम्स दिखेंगे वो सिर्फ गोल्ड के दिखेंगे। मान लीजिए ये भी आपका गोल्ड का ही है, ये भी गोल्ड, ये भी गोल्ड। ये जो सारा जो आपका मैटर है, ये पूरा का पूरा जो मैटर है ये गोल्ड का बना हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके अंदर जो प्रेजेंट है वो एलिमेंट है, यानी कि ये एलिमेंट की कैटेगरी का होगा। इज इट क्लियर। तो ये होता है एलिमेंट। अब कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड में ऐसा होता है कि जब एक या दो या दो से अधिक जो एलिमेंट होते हैं वो आपस में केमिकली रिएक्ट करके एक अलग एंटिटी बन जाते हैं।
मान लीजिए हमारे पास कोई एक एंटिटी है या कोई एक एलिमेंट है जिसका नाम है ए, और अगर ये बी के अंदर मिक्स हो जाता है जो कि एक और एलिमेंट है, और ये दोनों मिलकर के एक सी नाम का कंपाउंड बनाते हैं। ये दोनों मिलकर के क्या कर रहे हैं, ये सी बना रहे हैं। ये ए और बी क्या है, ये दोनों एलिमेंट्स हैं, और ये जो सी बना ये क्या बन गया, ये बन गया एक कंपाउंड। और इन दोनों के बीच में क्या हुई थी, इन दोनों के बीच में हुई थी केमिकल रिएक्शन। तो अगर दो एलिमेंट के बीच में एक केमिकल रिएक्शन हो जाती है और फिर हमें एक तीसरा मतलब एक कंपाउंड या एक नई चीज़ मिलती है, इसे हम कंपाउंड कहते हैं, दैट इज़ द कंपाउंड। ठीक है, यानी कि जहाँ हम सिंपल ऐसे ही बोल सकते हैं कि हमारे पास एलिमेंट्स जो है रिएक्ट करेंगे और हमें कंपाउंड बना करके देंगे। अब कंपाउंड कैसे प्योर है, क्योंकि हम एलिमेंट में जो बोल रहे थे कि सारे के सारे जो चीज़ थी उसमें वो सिर्फ एक चीज़ से मिलकर के बनी हुई थी मैटर के अंदर, इसलिए हम उसको प्योर बोल रहे थे। हाउ कैन यू से कि एक कंपाउंड भी प्योर होता है, तो इसके बेसिस पर भी क्लासिफिकेशन है। देखिए यहाँ पर जो हमारे पास कंपाउंड फाइनल में बना वो सी बना, तो अगर हम सी का एक मैटर देखें तो वो भी क्या होगा, उसकी भी हर एक पार्टिकल सी से मिलकर के बने हुए होंगे। तो एक कंपाउंड भी एक प्योर एंटिटी होती है। तो हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं समझना है कि एक कंपाउंड प्योर नहीं होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि हमने एलिमेंट को जब रिएक्ट कराया तो हमें एक तीसरी एंटिटी दैट इज़ कंपाउंड सी मिल गया। तो अगर हम जो हमारा कंपाउंड सी है उसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखेंगे तो सारे ही जो उसमें एटम्स होंगे वो सी नाम के ही होंगे, मतलब सारे जो इसमें एटम्स प्रेजेंट होंगे वो सी 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 ऐसे होंगे, तो वो भी प्योर है। समझ में आ गई बात। तो अगर हम प्योर की बात करें तो प्योर का मतलब ये होता है, हम अगर इस डिस्कशन से कंक्लूजन निकालें तो अच्छा प्योर का मतलब ये होता है कि अगर हम उस पर्टिकुलर मैटर को माइक्रोस्कोपिक लेवल पे लेकर के जाएं और उसको जज करें उसके एटम्स को, तो हमें हर एक एटम्स या उसका मॉलिक्यूल सेम दिखेगा। अच्छा मैंने कहा एटम्स या मॉलिक्यूल्स, एटम्स और मॉलिक्यूल्स में क्या डिफरेंस है। अगर मैं बहुत बेसिक लेवल पे बात करूँ तो जो एलिमेंट होते हैं उसकी जो सबसे छोटी एंटिटी होती है उसको हम एटम्स कहते हैं, और जो कंपाउंड की सबसे छोटी एंटिटी होती है उसको मॉलिक्यूल्स कहते हैं। इज़ इट क्लियर। यानी कि एटम्स जो होते हैं वो एलिमेंट की सबसे छोटी यूनिट होती है। यानी कि मान लीजिए ए आपके पास क्या है, एक एलिमेंट है, तो इसकी जो छोटे छोटे सबसे छोटी जो यूनिट होगी इसकी एलिमेंट ए की, उसे हम एटम्स कहेंगे। वहीं अगर हम सी की बात करें, सी क्या है, सी एक कंपाउंड है, तो इस कंपाउंड की जो सबसे छोटी यूनिट होगी उसको हम मॉलिक्यूल कहते हैं। इज़ इट क्लियर। तो हमारे चैप्टर ने में क्या क्वेश्चन किया था कि क्या आपके चारों तरफ सब कुछ प्योर है, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा नो, बिल्कुल भी नहीं। हमारे चारों तरफ सारी चीज़ें प्योर नहीं हैं। ठीक है, तो फिर क्या है उसी को हमें डिस्कस करना है इस पूरे चैप्टर में। कुछ चीज़ें हैं जो प्योर हैं और कुछ चीज़ें हैं जो इम्प्योर हैं, और मोस्टली जो चीज़ें हैं वो इम्प्योर ही होती हैं। ठीक है, क्योंकि जब आप क्या कर रहे होते हो, आप आयरन वगैरह को एक्सट्रैक्ट करते हो तब भी वो इम्प्योर स्टेट में ही होते हैं, हालांकि वो मड वगैरह उसके ऊपर लगा रहता है। दैट इज़ नॉट अ केमिकल इम्प्योरिटी, दैट इज़ अ फिजिकल इम्प्योरिटी, बट स्टिल देयर आर इम्प्योर थिंग्स देयर। तो मोस्टली जो चीज़ें होती हैं वो इम्प्योर स्टेट में ही होती हैं। अगर मैं मैटर का क्लासिफिकेशन टेबल की फॉर्म में करूँ तो हमारे पास क्लासिफिकेशन कैसे मिलता है। तो ये हमारे पास मैटर है, मैटर को हम दो हिस्सों में तोड़ सकते हैं। पहला होता है प्योर मैटर और दूसरा होता है इम्प्योर मैटर। यानी कि या तो आपका मैटर शुद्ध होगा या फिर शुद्ध नहीं होगा। अब प्योर का मैंने दो क्लासिफिकेशन बताए। सबसे पहला है एलिमेंट, यानी अगर आपने बताया है कि आपका मैटर प्योर है तो इसका मतलब है तो इसमें दो ही केस बन सकते हैं कि या तो आपका मैटर एलिमेंट होगा या फिर आपका मैटर एक कंपाउंड हो सकता है। इम्प्योर को हम मिक्सचर्स भी कहते हैं, क्योंकि प्योर का मतलब क्या है, उसके अंदर सिर्फ एक सिंगल एंटिटी होगी, है ना। एलिमेंट जो है एटम से मिलकर के बने हुए होंगे और कंपाउंड जो है मॉलिक्यूल से मिलकर के बने हुए होंगे, तो सिंगल यूनिट होगी उसके अंदर। लेकिन इम्प्योर में क्या होगा, दूसरी भी चीज़ें होंगी और वो केमिकली रिएक्ट नहीं कर रही होगी। समझ में आई बात।
तो इसका मतलब हम इम्प्योर कहने का हमारा मतलब है कि हमने मिक्सचर्स बना दिए, हमने घोल बना दिए। और इम्प्योर जो है वो दो तरीके का होता है। सबसे पहला होता है होमोजीनियस और दूसरा होता है हेट्रोजीनियस। अब होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस का मतलब क्या होता है, अब यहाँ पे समझते हैं। देखिए, होमो का मतलब होता है सेम। अब एक एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक कंटेनर है और मैंने क्या किया, इस कंटेनर के अंदर पानी भर दिया है, ठीक है, और मैंने इसके अंदर थोड़ा सा सोल्ट मिला के इसको डिज़ोल्व कर दिया अच्छी तरीके से, बिल्कुल अच्छे से डिज़ोल्व किया है। अब मैंने क्या किया, कुछ समय बाद इसमें टेस्टिंग करनी स्टार्ट करी। कैसी टेस्टिंग स्टार्ट करी, मैंने देखा ये वाला हिस्सा देखा इसका, और मैंने इसमें जज किया कि इसमें सॉल्ट की कितनी क्वांटिटी है। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने यहाँ पर किसी एक पार्ट में जाके टेस्टिंग स्टार्ट करी और मैंने देखा कि इस वाले पार्ट में सोल्ट की कितनी कंसंट्रेशन प्रेजेंट है। फिर मैंने यही काम इसी हिस्से में किया, तीसरे हिस्से में, और यहाँ पर भी मैंने सेम ही काम किया कि मैंने सोल्ट की कंसंट्रेशन को चेक किया। मुझे रिज़ल्ट क्या मिलेगा, मुझे रिज़ल्ट मिलेगा कि तीनों ही हिस्सों में जो सॉल्ट की कंसंट्रेशन थी वो सेम थी। बिल्कुल परफेक्टली सेम होना इज़ नॉट प्रैक्टिकल, क्योंकि बिल्कुल परफेक्शन तो नहीं हो सकता, लेकिन यस अप्रोक्सीमेटली हर जगह पे, हर तीसरे हिस्से में आपको लगभग सेम कंसंट्रेशन सोल्ट की मिल जाएगी। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि भाई सोल्ट को आपने अच्छे से डिज़ोल्व कर दिया था, तो पूरे हिस्से में अच्छे से यूनिफॉर्मली समा गया है। जितना सोल्ट यहाँ प्रेजेंट है, फिर घुलने के बाद उतना ही सोल्ट यहाँ होगा, उतना ही सोल्ट यहाँ होगा, उतना ही सोल्ट इतना ही उस कंटेनर के हर एक हिस्से में सोल्ट प्रेजेंट होगा। इज इट क्लियर? तो सोल्ट क्या हो गया, सोल्ट यूनिफॉर्मली मिक्स हो गया। और ऐसे मिक्सचर को हम कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब क्या होगा, एक ऐसा मिक्सचर जिसमें हर चीज़ बिल्कुल यूनिफॉर्मली मिक्स्ड है, जिसको आप अलग से सेपरेट आउट अपने फिजिकल नहीं कर सकते, इन द सेंस कि आप एकदम से इसको सेपरेट नहीं कर सकते। हालांकि इसको सेपरेट करने का एक फिजिकल प्रोसेस भी होता है, आप इसको बॉइलिंग वगैरह करो, डिस्टिलेशन करो, तो आपके पास यहाँ पे सोल्ट दोबारा से रह जाएगा। समझ में आई बात? बट अगर हम बात करें मिक्सचर की, तो मिक्सचर में हम होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस की बात कर रहे हैं। तो होमोजीनियस का मतलब होता है एक ऐसा मिक्सचर जिसके हर एक हिस्से में सेम कंसंट्रेशन होती है। समझ में आई बात? अब यहीं कहीं अगर मैं आपको एक और बात बताऊं कि जो आपने सिर्फ वाटर लिया था कंटेनर के अंदर, उसको हम बोलते हैं सोलवेंट। तो वाटर क्या था, वाटर था सोलवेंट, और जो आपने सोल्ट यूज़ किया वो था सोल्यूट। इन दोनों को मिला करके जो मिक्सचर बना उसको हम कहते हैं सॉल्यूशन। यानी कि जो चीज़ ज़्यादा क्वांटिटी में होती है उसको हम कहते हैं सॉल्वेंट, और जो चीज़ कम क्वांटिटी में होती है उसको हम कहते हैं सोल्यूट। इन दोनों को मिला करके बनता है सॉल्यूशन। आई होप ये क्लियर हो गया। अब एक और एग्जांपल यहाँ पे समझते हैं ताकि हमें हेट्रोजीनियस समझ में आ जाए, और जिनके होमोजीनियस समझ में नहीं आया है वो यहाँ से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए मैंने एक और कंटेनर लिया और मैंने इसके अंदर भी सेम ही काम किया है। इसके अंदर मैंने वाटर भर दिया है, ठीक है। अच्छा, फिर मैंने क्या किया, मैंने इस बार इसके अंदर सोल्ट यूज़ ना करने के बजाय मैंने क्या यूज़ किया, मैंने सैंड यूज़ किया, ठीक है। मैंने क्या इसके अंदर पुट कर दिया, मैंने इसके अंदर सैंड पुट कर दिया। तो क्या होगा, सैंड क्या करेगा, सैंड ना नीचे आकर के ऐसे बैठ जाएगा। आप मुझे बता सकते हैं कि कौन सी प्रक्रिया है, जब हम किसी सोल्यूट को किसी सॉल्वेंट के अंदर मिलाते हैं और वो उसके अंदर डिज़ोल्व होने के बजाय वो बिल्कुल नीचे बैठ जाता है कुछ समय के बाद, ठीक है, कंटेनर के नीचे बैठ जाता है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन, ठीक है। अच्छा, तो हमने जब इसके अंदर ये सैंड मिलाया तो हुआ क्या, ये सैंड नीचे आकर के बैठ गया, ठीक है। अगर मैं चेक करूँ इसके अंदर टेस्टिंग, वही सेम टेस्टिंग जो मैंने सोल्ट वाले केस में की थी, तो अगर मैं इस वाले हिस्से में देखूँ सैंड की कंसंट्रेशन, तो मुझे लगभग 0 कंसंट्रेशन मिलेगी। वही अगर मैं इस वाले हिस्से में देखूँ तो मुझे लगभग 100% कंसंट्रेशन मिल रही है।
तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि इस वाले मिक्सचर में आपकी जो सैंड की कंसंट्रेशन है वो कंटेनर के हर डिफरेंट हिस्से में अलग अलग है। इसका मतलब जो आपका सैंड है उसकी कंसंट्रेशन कंटेनर के अंदर यूनिफॉर्म नहीं है, बल्कि क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है। ऐसे मिक्सचर को आप हेट्रोजीनियस कहते हो, जिसके अंदर कंसंट्रेशन नॉन यूनिफॉर्म होती है हर हिस्से में। आई थिंक यहाँ पे डिफरेंस समझ में आ गया है होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस के बीच का। अब बारी बारी से हम इनको डिस्कस करेंगे। अगर हम एलिमेंट की बात करें तो एलिमेंट को भी हम तीन चीज़ों में क्लासीफाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहली क्लासिफिकेशन होती है मेटल्स की, दूसरी क्लासिफिकेशन होती है नॉन मेटल्स की, और तीसरी क्लासिफिकेशन होती है मेटलॉइड्स की। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, किस तरीके से इनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, इनकी फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, इन सारी चीज़ों को हमें डिस्कस करना है। तो अगर हम मेटल की बात करें तो मेटल को आप क्लास 9th के लेवल के हिसाब से अगर बताओ तो इसको आप डिफाइन करते हो कि एक ऐसा मैटर, इनफैक्ट अगर आप इसको और ज़्यादा डीपर साइड में बताओ तो एक ऐसा एलिमेंट जो कि मेलिएबल होता है, साथ में डक्टाइल होता है और एक गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो मैंने कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक बताई, मैंने बताई मेलिएबल, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और डक्टिलिटी। यानी कि आपका जो मेटल होगा उसके अंदर मेलेबिलिटी होगी, गुड कंडक्शन होगा इलेक्ट्रिसिटी का, और डक्टिलिटी होगी। अब मेलेबिलिटी का मतलब क्या होता है, मेलेबिलिटी का मतलब होता है शीट्स में कन्वर्ट कर देना। अगर आप उस पर हैमरिंग करते हो, मान लीजिए मेरे पास एक ये एलिमेंट है, मुझे इसका नाम नहीं पता अभी, तो ये एक एलिमेंट है और मैंने क्या किया, मैंने इसके ऊपर हैमरिंग करी। हैमरिंग का मतलब क्या होता है, इसके ऊपर हथौड़े से मारा, तो ये टूटने की बजाय क्या होगा, ये टूटने की बजाय शीट्स में बदल जाएगा, ऐसे पतली सी शीट में कन्वर्ट हो जाएगा। जितनी आप इस पर चोट मारते जाओगे तो ये और फैलना स्टार्ट कर देगा, एक्सपेंड कर जाएगा इन द फॉर्म ऑफ शीट। इसी प्रॉपर्टी को आप कहते हो मेलिएबिलिटी। अगर हम डक्टिलिटी की बात करते हैं तो डक्टिलिटी का मतलब होता है वायर की फॉर्म में कन्वर्ट होना। मतलब आप किसी चीज को खींचोगे, मान लीजिए ये आपके पास अगेन एक मेटल है, आपने इसको हैमरिंग करी, इसको खींचा पकड़ के, तो ये टूटने की बजाय किस में कन्वर्ट हो गया, ये एक वायर में कन्वर्ट हो गया, लंबे से वायर में। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं डक्टिलिटी। और अगर हम बात करें गुड कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो गुड कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है एक ऐसा सब्सटेंस जो कि अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवा सकता है। तो यहाँ से पता लग गया कि जो मेटल्स हैं हमारे वो मेलिएबल होते हैं, साथ में डक्टाइल होते हैं। इज इट क्लियर? अब मेलेबिलिटी के एग्जाम्पल बताइए। मेलेबिलिटी का एक सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है एल्यूमिनियम। आपने देखा होगा एल्यूमिनियम की फॉइल होती हैं, पतली पतली सी शीट्स होती हैं ना, वो फॉइल होती हैं। तो वो एल्यूमिनियम एक क्या होता है, एक एलिमेंट होता है, मेटल होता है। मैं कहूँ तो अगर सही ढंग से, तो एल्यूमिनियम क्या है, एक मेटल है। और वो एक ऐसा मेटल है जिसके अंदर बहुत ही अच्छे लेवल की मेलिएबिलिटी प्रेजेंट होती है। यानी कि अगर आप उसको मारोगे, पीटोगे हैमर से, तो वो जाके कन्वर्ट हो जाएगा किस में, शीट्स में। इसलिए आपने देखा होगा बहुत सारी फॉइल्स अवेलेबल होती हैं, ठीक है। आप लोग लंच में लेकर के आते हो स्कूल्स के अंदर, फॉइल में रैप करके अपना जो है फूड। तो ये सब क्या है, वो जो एल्यूमिनियम फॉइल्स हैं वो किसकी बनी है, वो एल्यूमिनियम एलिमेंट की बनी है, मेटल की बनी है। कैसे बनाया गया होगा उनको मेलेबिलिटी प्रॉपर्टीज़ है उनके पास, इसीलिए उनको कन्वर्ट किया गया फॉइल्स के अंदर, ठीक है। अगर मैं बात करूँ डक्टिलिटी की, यानी कि वायर की फॉर्म में कन्वर्ट होने वाली जो प्रॉपर्टी होती है वो सबसे अच्छी किसके अंदर प्रेजेंट होती है, तो मेलेबिलिटी। तो डक्टिलिटी की अगर हम बात करें तो डक्टिलिटी के लिए जो सबसे बेस्ट मेटल्स होते हैं वो होते हैं गोल्ड और सिल्वर, ठीक है, गोल्ड सिल्वर। यानी कि अगर आप गोल्ड को मारोगे, उसको पीटोगे, उसको हैमर से उसको खींचने की कोशिश करोगे, वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे, तो एक बहुत लंबा वायर फॉर्म करता है। इसी तरीके से सिल्वर, लेकिन क्योंकि ये बहुत महंगे होते हैं तो एक्चुअली में हम रियल लाइफ में गोल्ड और सिल्वर के तार नहीं बनाते,
बल्कि हम कॉपर के, एल्यूमिनियम के, इन सब के वायर बना लेते हैं, क्योंकि इनके पास भी थोड़ी बहुत अच्छी जो है ये प्रॉपर्टी होती है। ऐसा नहीं है बुरे हैं, लेकिन अगर हम सबसे बेस्ट की बात करें तो गोल्ड और सिल्वर सबसे बेस्ट होते हैं इन टर्म्स ऑफ मेकिंग द वायर आउट ऑफ द एलिमेंट या मेटल इन टर्म्स ऑफ देयर डक्टिलिटी। लेकिन कॉपर और एल्यूमिनियम बुरे नहीं होते हैं। कॉपर एल्यूमिनियम को हम एज अ सब्स्टिट्यूट यूज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ गोल्ड और सिल्वर। ठीक है, अगर हम गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या गुड कंडक्टर ऑफ हीट की बात करें तो कौन सा मेटल है जो रेस में सबसे आगे है? तो दोनों ही केस में, चाहे आपका गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे आपका गुड कंडक्टर ऑफ हीट हो, दोनों ही केस में आपका सिल्वर है जो सबसे आगे होता है रेस में। ठीक है, सिल्वर सबसे बेस्ट कंडक्टर माना जाता है, कोई सा भी केस हो, चाहे आपका हीट का केस हो, चाहे आपका इलेक्ट्रिसिटी का केस हो। मतलब अगर आप गर्म करना चाहोगे ना किसी चीज़ को कि ये जल्दी से गर्म हो जाए, तो ऐसा कौन सा मेटल है जो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है? तो या तो चांदी होता है ऐसा। और अगर आप चाहते हो बिजली, यानी कि तो सबसे अच्छे से बिजली अपने थ्रू फ्लो करवा ले, तो उसकी में भी आप बोल सकते हो कि सिल्वर होता है, यानी चांदी होती है ऐसी जो अपने थ्रू फटाफट से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा लेती है। ठीक है, लेकिन अगर आप देखो आजकल के जो तार होते हैं, वायर्स होते हैं, वो कॉपर और एल्यूमिनियम के बने हुए होते हैं, है ना भाई। वायर को क्यों यूज़ करते हैं? वायर को यूज़ करते हैं ताकि हमारे जो वायर्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवा सकें, राइट। लेकिन हम चांदी के तो वायर यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि वो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम उनको कॉपर या एल्यूमिनियम के बना लेते हैं, क्योंकि वो भी कोई बुरे कंडक्टर्स नहीं होते, अच्छे कंडक्टर्स ही होते हैं, लेकिन सिल्वर से कम होते हैं। ठीक है, तो ताकि फिजिबिलिटी मेंटेन रहे इकोनॉमिक लेवल पर, तो हम इसलिए सिल्वर को यूज़ ना करके बल्कि कॉपर और एल्यूमिनियम को यूज़ कर रहे होते हैं। अगर हम हीट के कंडक्टर्स की बात करें, यानी कि यूटेंसिल्स, भाई आपको सबसे ज़्यादा किस चीज़ को गर्म करना है तो वो क्या होती है? बर्तन होते हैं, यूटेंसिल्स होते हैं। तो क्या आप चांदी के बर्तन यूज़ कर रहे होते हो? नहीं कर रहे होते हो। तो आप एल्यूमिनियम या स्टील के बर्तन यूज़ कर रहे होते हो। ठीक है, तो क्योंकि ये इकोनॉमिक होते हैं, सस्ते होते हैं। चांदी के बर्तन यूज़ करोगे तो काफ़ी महंगा पड़ेगा, इसलिए आप चांदी के यूज़ ना करके बल्कि एल्यूमिनियम इन सब के यूज़ कर रहे होते हो, क्योंकि ये भी अच्छे कंडक्टर्स होते हैं। लेकिन क्वेश्चन आएगा व्हाट इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट या व्हाट इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो आपको हमेशा टिक करना है सिल्वर के ऊपर। कई बार रीजनिंग का सवाल भी आता है कि अच्छा अगर आप ये बोल रहे हो कि सिल्वर सबसे बेस्ट है, तो आप बताइए अपने घर में क्यों नहीं यूज़ करते फिर? तो आप कहोगे बहुत महंगा होता है, फिजिबल नहीं है। ठीक है, सिंपल सा आंसर आएगा। एक और प्रॉपर्टी होती है मेटल्स के पास कि लस्ट्रस होते हैं। ठीक है, लस्ट्रस होते हैं। लस्ट्रस का मतलब क्या होता है? लस्ट्रस का मतलब होता है चमकदार, बड़े ही चमकदार होते हैं। क्योंकि गोल्ड और सिल्वर, चांदी और जो सोना होता है, ये भी क्या होते हैं? ये भी आपके मेटल्स होते हैं। तो आपने देखा होगा काफ़ी चमकते हैं चांदी सोना। ठीक है, तो लस्ट्रस होते हैं काफ़ी। और अगर हम बात करें, काफ़ी हार्ड भी होते हैं, है ना, सॉफ्ट नहीं होते, हार्ड होते हैं काफ़ी। और इनके अंदर ना एक टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। आपने देखा होगा आयरन के पुल बनते हैं, है ना, मेटल्स के पुल बनते हैं। तो क्यों बनाते हैं वो मेटल्स के पुल? ब्रिज क्यों बनाते हैं? क्योंकि ब्रिज के जो मेटल्स होते हैं उनके अंदर सहने की शक्ति ज़्यादा होती है। किसे सहने की शक्ति? वजन को सहने की, टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। ठीक है, तो अगर वो लोड को, यानी ट्रक्स उसके ऊपर चल रहे हैं, काफ़ी सारे व्हीकल्स चल रहे हैं, इसको सह सकता है, तो उसको हम कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो मेटल्स के पास टेंसाइल स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा होती है। समझ में आ गई बात? इसलिए हम इसका यूज़ किस में कर रहे होते हैं? पुल बनाने के लिए कर रहे होते हैं। और भी जितनी चीज़ें होती हैं जिसमें हैवीनेस मेंटेन करनी है, उसमें भी हम मेटल्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें कि मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट का, बॉइलिंग पॉइंट का, तो काफ़ी हाई होता है ना। यानी कि एकदम से आपने मेटल को चूल्हे के ऊपर रखा, वो उबल जाएंगे क्या वो पिघल जाएंगे? नहीं पिघलेंगे। ठीक है, तो उनको पिघलने के लिए काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर लगेगा, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लगेगा। इज़ इट क्लियर? यू डोंट हैव टू मग अप दोज टेम्परेचर्स। आपको सिंपल याद रखना है कि मेटल्स जो होते हैं वो काफ़ी देर में पिघलते हैं। बहुत सारा आपको टेम्परेचर, यानी 1500 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर आपको लाना पड़ेगा, तब जाके आपको ये प्रोसेस देखने को मिलते हैं, मेल्टिंग और बॉइलिंग वाले। ठीक है, तो आपको सिंपल चीज़ याद रखनी है कि मेटल्स जो होते हैं वो
आसानी से नहीं पिघल सकते, उनको काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है तब जाके वो पिघलते हैं। ठीक है, साथ में मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स सोनोरस होते हैं। सोनोरस का मतलब क्या होता है, सोनोरस का मतलब होता है कि अगर आप मेटल्स के ऊपर मारोगे तो उसमें से आवाज़ आती है। आपने देखा होगा आपके स्कूल्स में जो बेल होती है, आंटी लोग जो बेल बजाते हैं इंटरवल से पहले या फिर इंटरवल होने के ऑफ होने के लिए, छुट्टी होने पे, तो वो जो बेल होती हैं वो एक मेटल की बनी हुई होती हैं या फिर कोई एलॉय होता है। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ अगर हम बात करें या तो वो एलॉय का होता है या फिर वो मेटल का होता है। अब एलॉय क्या होता है उसको हम चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप समझिए कि जो आपका मेटल होता है उसके अंदर प्रॉपर्टी होती है सोनोरस की, यानी कि आप उसके ऊपर कुछ मारोगे तो उसमें से आवाज़ आती है। ठीक है, इसका एग्जांपल हो गया सिंपल एक घंटी जो आपके घरों में होती है या मंदिर में होती है या फिर आपके स्कूल्स में होती है वो बेल। ठीक है, हालांकि बहुत सारी घंटियाँ भी एलॉय की बनी हुई होती हैं, पीतल की बनी हुई होती है ना। तो पीतल क्या होता है, पीतल भी एक तरीके का एलॉय है ना, वो हम आगे पढ़ेंगे। अब ये सारी खूबियाँ पढ़ने के बाद ना मेटल्स के अंदर भी कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। क्या एक्सेप्शंस, मैंने बताया था कि मेटल्स ना बहुत अच्छे कंडक्टर्स होते हैं हीट के, बहुत अच्छे कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, लेकिन मरकरी एक एक्सेप्शन होती है। मरकरी के अंदर ऐसा कुछ भी हमें देखने को नहीं मिलता, तो मरकरी एक बहुत बड़ी एक्सेप्शन होती है। मरकरी Hg, मरकरी के अंदर आपको दो बातें याद रखनी है कि एक तो मरकरी गुड कंडक्टर नहीं होगा हीट का, दूसरा मरकरी ना अपने आप में खास है। मरकरी दुनिया का एक लौता मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है। समझ में आ गई बात, जितने भी मेटल्स होते हैं वो सारे सॉलिड फॉर्म में होते हैं, सिर्फ एक ही मेटल ऐसा है जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है, और वो क्या है, वो है मरकरी। इज इट क्लियर? अगर मैं बात करूँ नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल की जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो लगभग मेटल्स वाले की उल्टी हैं। अगर हमारे मेटल मेलिएबल होते हैं तो नॉन मेटल मेलिएबल नहीं होंगे। अगर हमारे मेटल गुड कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के तो नॉन मेटल नहीं होंगे। अगर हमारे मेटल गुड कंडक्टर हैं हीट के तो नॉन मेटल बिल्कुल भी नहीं होंगे। और डक्टिलिटी है अगर मेटल्स के अंदर तो नॉन मेटल्स के अंदर डक्टिलिटी नहीं होगी। ठीक है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस होती हैं। क्या होती हैं एक्सेप्शन, वो हम देखेंगे बारी बारी से। अगर हम मेलेबिलिटी की बात करें तो हाँ, बिल्कुल भी नहीं, नॉन मेटल्स के अंदर मेलेबिलिटी नहीं होती, बल्कि एक तीसरी प्रॉपर्टी होती है, ना तो उसके अंदर मेलेबिलिटी होती है ना डक्टिलिटी होती। इसके अंदर एक तीसरी प्रॉपर्टी होती है जिसको हम कहते हैं ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस का मतलब क्या होता है, ब्रिटलनेस का एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे आपने देखा होगा, आप चोक को लेकर के आओ और चोक के ऊपर कोई भारी चीज़ से आप उसके ऊपर चोट मारो, ठीक है, यानी उसके ऊपर वार करो चोक के ऊपर, तो वो क्या होगा, वो चुकर मतलब पाउडर की फॉर्म में जो है उसका जो है पाउडर बन जाएगा, है ना, वो टूट जाएगी पाउडर की फॉर्म में, बिखर जाएगी, तो वो होता है ब्रिटलनेस। अगर आप इसको कंपेयर करो विद द मेटल, तो मेटल में क्या हो रहा था, जब आप किसी चीज़ के ऊपर चोट कर रहे थे यानी हैमरिंग कर रहे थे, तो वो या तो वायर्स में कन्वर्ट हो रहा था या फिर वो शीट्स में कन्वर्ट हो रहा था। लेकिन नॉन मेटल्स में वो शीट्स में या वायर्स में कन्वर्ट नहीं होगा, बल्कि वो ब्रिटलनेस की प्रॉपर्टी दिखाएगा, यानी कि वो अपने आप में पाउडर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा या टूट जाएगा। समझ में आ गई बात, जैसे चोक टूटती है। अब मैंने आपको बताया था कि आपके जो नॉन मेटल होते हैं वो गुड कंडक्टर नहीं होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के या हीट के, मतलब बैड कंडक्टर्स होते हैं। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शंस होती है हमारे पास। सबसे पहली एक्सेप्शन है डायमंड की। डायमंड एक गुड कंडक्टर होता है हीट का। और दूसरी एक्सेप्शन होती है ग्रेफाइट की, जो कि एक गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। समझ में आ गई बात। तो ये एक्सेप्शंस हैं और एक्सेप्शंस पर सवाल बनते हैं पेपर में, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि एक ऐसा कौन सा इकलौता नॉन मेटल है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा सकता है, तो वो है आपके पास ग्रेफाइट। एक ऐसा इकलौता मेटल कौन सा है जो कि हीट को कंडक्ट कर सकता है, तो वह आपके पास डायमंड, ठीक है। अगर मैं बात करूँ तो ये डायमंड जो ये ग्रेफाइट होते हैं, ये कार्बन से मिलकर के बने हुए होते हैं,
तो अगर मैं इनकी एलिमेंट की बात करूँ तो ये कार्बन से मिलकर के बने हुए हैं दोनों ही। डायमंड की ले लो, ग्रेफाइट की बात कर लो, ये सब। और जैसे मेटल्स में हमारे पास एक लोथी लिक्विड कंपाउंड कौन सा लिक्विड एलिमेंट होता था, वो कौन सा होता था? यस, मरकरी होता था। इसी तरीके से नॉन मेटल में भी एक लोता नॉन मेटल ऐसा होता है जो कि लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और उसका नाम होता है ब्रोमीन। क्या होता है? ब्रोमीन। इज इट क्लियर? मैंने आपको बताया था कि जो आपके नॉन मेटल्स होते हैं वो लस्ट्रस नहीं होते, क्योंकि मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स लस्ट्रस होते हैं। तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? उसका उल्टा हो जाएगा नॉन मेटल्स लस्ट्रस नहीं होते हैं। लेकिन अगेन इसमें भी एक जो है एक्सेप्शन होती है। और क्या एक्सेप्शन होती है? आयोडीन की होती है। जो आपका आयोडीन होता है वो एक नॉन मेटल होता है, लेकिन वो चमकदार होता है, यानी वो लस्ट्रस होता है। लस्ट्रस का मतलब क्या होता है? चमकदार। ठीक है, अब आते हैं मेटलॉइड पर। तो मेटलॉइड में क्या होता है? मेटलॉइड में अजीब सा केस होता है, यानी कुछ प्रॉपर्टी तो होंगी मेटल जैसी और कुछ प्रॉपर्टी होंगी नॉन मेटल जैसी। तो ऐसे एलिमेंट जो कि कुछ प्रॉपर्टी तो दिखाते हैं मेटल जैसी और कुछ प्रॉपर्टी दिखाते हैं नॉन मेटल जैसी, ऐसे एलिमेंट्स को आप कहते हो मेटलॉइड्स। ठीक है, इसके एग्जांपल्स की बात करें तो हमारे पास एग्जांपल्स होते हैं बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और आर्सेनिक, एंटीमनी, ये सारे एग्जांपल्स होते हैं। तो इसके एग्जांपल इंपॉर्टेंट होते हैं, पेपर में पूछ लिए जाते हैं। आपको एग्जांपल्स पता होने चाहिए। बोरोन, सिलिकॉन, एंटीमनी, आर्सेनिक, ये सारे आपके एग्जाम्पल याद रखने हैं। एक और होता है जर्मेनियम, ये सारे एग्जाम्पल्स होते हैं मेटलॉइड्स के। बस आपको इतना ही याद रखना है। ठीक है, अब अगर हम बात करें मिक्सचर्स की, तो मैंने बताया था मिक्सचर आपके दो तरीके के होते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। और मैंने आपको बता दिया आपको कैसे डिफरेंशिएट करना है। आपको पेपर में सवाल आ सकता है कि बताइए क्या ये फलाने नाम का जो है आपके पास एक मिक्सचर है, बताइए होमोजीनियस है कि हेट्रोजीनियस है। तो आप कैसे पता करोगे? आप इमेजिन करोगे कि अगर मैं इसकी टेस्टिंग करूँ हर हिस्से में तो वो अलग अलग आएगी। अगर वो अलग अलग आ रही है तो वो हेट्रोजीनियस होगा, अगर वो सेम आ रही है तो वो होमोजीनियस होगा। और कई बार सवाल आता है कि आपके पास एक फलाने नाम का कंपाउंड सब्सटेंस है, बताइए वो कंपाउंड है कि वो मिक्सचर है। तो भी आपको कैसे पता चलेगा कि अगर उसके अंदर सेम एंटिटी है हर चीज़ की तो वो कंपाउंड होगा, है ना? वो मॉलिक्यूल से मिलकर के बना है तो वो कंपाउंड होगा। अगर उसके अंदर नॉन यूनिफॉर्म मतलब चीज़ें हैं, या आप बोल सकते हो उसको आपने ऐसे ही मिला रखा है, तो वो सब हो जाएगा आपके पास मिक्सचर। समझ में आ गई बात? यानी कि कंपाउंड कब बनता है? कंपाउंड तब बनता है जब एलिमेंट आपस में केमिकली रिएक्ट करते हैं, तब आपका कंपाउंड बनता है। अगर वो केमिकली रिएक्ट नहीं कर रहे हैं और वो ऐसे ही मिला रखे हो आपने, तो उसको आप मिक्सचर कहोगे। समझ में आ गई बात? यानी आपने क्या किया? आपने ए और बी को मिला करके सी बना दिया, लेकिन इनमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुई। आपने जस्ट एक कंटेनर के अंदर ए डाल दिया, फिर उसके अंदर बी डाल दिया, वो मिक्स हो गया, इसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुई। तो ये सी जो होगा आपका, ये कंपाउंड नहीं होगा, ये बल्कि एक मिक्सचर होगा। समझ में आ गई बात? अगर मैं कंपाउंड की बात करूँ तो कंपाउंड की जो क्लासिक डेफिनेशन होती है वो क्या होती है कि कंपाउंड एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो दो या दो से अधिक एलिमेंट से मिलकर के बना हुआ होता है केमिकली। मतलब ये लोग क्या होंगे? दो या दो से अधिक जो चीज़ें होंगी आपस में कंबाइन होंगी केमिकली, मतलब उनके बीच में कोई केमिकल रिएक्शन हुई होगी, तब जा कर के वो कंपाउंड बने होंगे। अब जब केमिकल रिएक्शन होती है तो वो एक फिक्स्ड रूप में होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं H2O, तो H2O एक कंपाउंड होता है, लेकिन इसमें फिक्स है कि आपको क्या करना है। अगर मैं मास की फॉर्म में बात बताऊं तो हाइड्रोजन का जो एक हाइड्रोजन का मास होता है वो 1 यूनिट होता है। अगर 2 हाइड्रोजन ले तो उसका मास कितना हो जाएगा? 2 यूनिट हो जाएगा।
तो अगर मैं यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रेशो की बात करूँ इन टर्म्स ऑफ देयर मास, तो वो कितना होता है 2:2। ऑक्सीजन का जो मास होता है वो 16 होता है एक ऑक्सीजन का, तो यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन है, ठीक है। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो आता है 1:8। कैसे सिंप्लीफाई किया, मैंने 2 से डिवाइड कर दिया दोनों में, तो यहाँ पे आ गया 1:8। यानी कि जब हमें वाटर बनाना है तो वाटर बनाने के लिए जो हमें प्रोपोर्शन यूज़ करना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, वो होना चाहिए 1:8 रिस्पेक्टिवली। समझ में आ गई बात। अब हम बात करते हैं एलॉयज़ की। तो एलॉयज़ क्या होते हैं? एलॉयज़ होते हैं हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर्स, ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर। मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ तो आपके पास क्या होता है, ब्रोंज, जो तांबा होता है, ठीक है। देखा होगा आपने, कुछ बच्चों को मिलता है गोल्ड मेडल, कुछ बच्चों को मिलता है सिल्वर मेडल, और कुछ बच्चों को मिलता है ब्रॉन्ज मेडल। तो वो ब्रॉन्ज क्या होता है, ब्रॉन्ज एक तरीके का तांबा होता है, मतलब इसको हिंदी में तांबा कहते हैं, और वो एक तरीके का अलॉय होता है, ठीक है। और अगर मैं एग्जाम्पल की बात बताऊं तो मंदिरों में जो घंटी होती है, वो बड़ी बड़ी घंटियाँ, जो भारी भारी घंटियाँ होती हैं, वो होती है पीतल की बनी हुई, ठीक है। तो हो गया आपके पास क्या, वो भी एक एलॉय होता है, ठीक है। और घरों में भी आपने देखा होगा, आपके घर में पुरानी जो बर्तन होते हैं वो पीतल के होते थे, तो पीतल भी एलॉय होता है, ठीक है। और एलॉय ना बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि इनके अंदर बहुत अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। कैसे, उसको समझते हैं। तो होमोजीनियस मिक्सचर होता है एलॉय, लेकिन किसका होमोजीनियस मिक्सचर होता है, मेटल्स का होता है। मतलब आपने क्या किया, आपने दो मेटल्स को पिघलाया और उनको आपस में मिला दिया, और फिर आपने एक तीसरा कंपाउंड बनाया जिसको आपने एलॉय कहते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपने कहा A + B, आपने उसको C बना दिया। मतलब A और B क्या थे, A और B आपके पास मेटल्स थे जिसको आपने मिला करके C बना दिया, और वो C क्या है, वो C एलॉय है। अब ये एलॉय बड़ी काम की चीज़ होती है क्योंकि ये मेटल से मिलकर के बनी है, तो इसके अंदर ये मेटल वाली सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। समझ में आ गई बात। इनफैक्ट अब ऐसा बोल सकते हो, इसके पास इन अपने मतलब अपने पेरेंट्स से ज़्यादा अच्छी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। पेरेंट्स इन द सेंस, क्योंकि ये जो C है ये एलॉय है और ये A और B से मिलकर के बना है, तो A और B क्या हो गए, इसके पेरेंट्स हो गए। तो ये अपने पेरेंट्स से ज़्यादा अच्छी प्रॉपर्टी शो करता है एलॉयज़। लेकिन आप अगर ये सोच रहे हो कि आपने A और B को मिलाया और C बना दिया, एलॉय बना दिया, और आप वापस से C से A और B बना लोगे, तो वो फिज़िकल प्रोसेस से पॉसिबल नहीं होता। उसके लिए बहुत सारे आपको केमिकल प्रोसेस करने पड़ते हैं, तब जाके आप इसको सेपरेट कर सकते हो, ठीक है। तो आप फिज़िकली उसको सेपरेट नहीं कर सकते हो। आपकी बुक में एक एग्जाम्पल दिया था ब्रास का। ब्रास जो होता है एक एलॉय होता है कॉपर का और जिंक का, मतलब कॉपर और जिंक को मिला करके आपके पास ब्रास मिलता है। अब इसके अंदर जो है जिंक की मतलब जिंक कम होता है, 20 से 35% के आसपास आपका जिंक होता है, और कॉपर लगभग 80 से 75% आपके पास होता है इसके अंदर। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं सॉल्यूशंस के बारे में। तो मैंने आपको बताया है सोल्यूशन क्या होता है। सोल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है दो या दो से अधिक केमिकली नॉन रिएक्टिंग स्पीसीज़ का। मतलब आपने क्या किया, आपने दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को आपस में मिलाया, लेकिन कुछ इस तरीके से मिलाया कि वो केमिकली रिएक्ट ना करके बस फिज़िकली मिक्स हो गई। और मिक्स कैसे हुई, होमोजीनियस तरीके से मिक्स हुई, मतलब हर एक पार्ट में प्रॉपर यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन होगा। समझ में आ गई बात। अब आपको एक और चीज़ यहाँ पर याद रखनी है, वो है साइज़ ऑफ द सल्यूट पार्टिकल। जो आप सॉल्यूशन बनाते हो उसमें जो आपके पार्टिकल्स का साइज़ होता है वो बहुत छोटा होता है उसके डायमीटर्स की टर्म्स में। कितना होता है, यहाँ पे मैंने लिखा है, वो होता है 1 नैनोमीटर से भी कम, और 1 नैनोमीटर होता है 10⁻⁻⁹ मीटर। याद रहे यहाँ पे -9 है, पावर 9 नहीं है, तो मतलब बहुत ज़्यादा कम है। मतलब इसका मतलब होता है ऐसा कि आप यहाँ पे 9 0 लगाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1/10⁹ इतना ज़्यादा कम होता है आपके पास साइज़ ऑफ सोल्यूट पार्टिकल।
यानी कि सोल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा। अच्छा, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो इतने छोटे होते हैं कि आप उसे माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख पाते। साथ में सोल्यूशन बड़े स्टेबल भी होते हैं, और एक सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो आपको याद रखनी है वो ये वाली है। इससे स्कूल के टीचर्स अक्सर सवाल दे देते हैं कि ट्रू सोल्यूशन जो होता है वो कभी भी लाइट को स्कैटर नहीं करता। ठीक है, अब स्कैटरिंग का मतलब क्या होता है और वो क्यों स्कैटर नहीं करता, इसके पीछे का क्या रीज़न है उसको जल्दी से देखते हैं डायग्रामेटिक फॉर्म में। देखिए ध्यान से समझेंगे। मान लीजिए आपके पास ये रखा है यहाँ पर सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन के अंदर हम एक पार्टिकल को लेकर के चलेंगे, ठीक है, एक पार्टिकल से समझेंगे। अब यहाँ से क्या है, यहाँ पे एक लाइट आई, ठीक है, लाइट आई, जो रोशनी होती है ना, रोशनी, जैसे आपने लेज़र लाइट देखी, वो एक बीम में चलती है सीधी, वो मान लीजिए यहाँ पे। तो ये पार्टिकल बहुत ज़्यादा छोटा है, इतना छोटा है कि इसकी रेडियस 10⁻⁻⁹ मीटर से भी कम है। तो क्या ये इसे स्कैटर करेगा, मतलब ये जो लाइट आ रही है चली हुई, क्या ये पार्टिकल इस लाइट को स्कैटर करेगा? नहीं करेगा। स्कैटर करने का मतलब होता है कि ये ऐसे बिखर जाएगी लाइट। स्कैटर करने का मतलब ये होता है। तो क्या ये स्कैटर होगी? नहीं होगी स्कैटर, बल्कि ये इसके थ्रू ऐसे पास होके चली जाएगी। यानी लाइट जो है स्कैटर नहीं होगी बाय द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन। और इसके पीछे का रीज़न होता है उनका बहुत छोटा होना, यानी कि जो साइज़ होता है हमारे पार्टिकल्स का, सॉल्यूशन के पार्टिकल्स का, वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है। और यही कारण है कि वो लोग स्कैटर नहीं करते लाइट को। चलिए, अब आपके पास ना सॉल्यूशन कई तरीके से बन सकता है। आप जब सॉल्यूशन को सोचते हो अपने माइंड में, तो आपको समझ में आता है कि शायद कोई लिक्विड वाली चीज़ होगी, आपने लिक्विड के अंदर लिक्विड मिलाई होगी, या आपने लिक्विड के अंदर कोई सॉलिड मिला दी होगी, जैसे आपने चीनी मिला दिया, कुछ ऐसा। लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि हमेशा आपके पास जो फाइनल सॉल्यूशन बने वो लिक्विड की फॉर्म में बने। सोल्यूशन कई तरीके से बन सकता है। आप सोल्यूशन को सॉलिड इन सॉलिड, यानी कि आपने सॉलिड के अंदर सॉलिड मिला दी तब भी सोल्यूशन बन सकता है। आपने सॉलिड के अंदर सॉलिड इन लिक्विड, मतलब लिक्विड के अंदर सॉलिड मिला दी तब भी बन जाएगा। तो कई तरीके होते हैं। अब आप इन सबको एग्जाम्पल वाइज देखेंगे हम, ठीक है। अगर हम सॉलिड इन सॉलिड की बात करें तो आपने देखा होगा एलॉयज़, ठीक है, ब्रास। मैंने आपको अभी बताया एग्जाम्पल ब्रास का। ब्रास कैसे बनता है? जब आप जिंक में कॉपर मिलाते हो या कॉपर में जिंक मिलाते हो, ठीक है। जिंक आप यहाँ पे जो है 35% के आसपास यूज़ कर रहे होते हो, कॉपर आप यहाँ पे ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हो। और मैंने आपको बताया था जो ज़्यादा क्वांटिटी में होता है उसको आप सॉल्वेंट कहते हो, और जब कम क्वांटिटी में होता है आप उसको सोल्यूट कहते हो। तो बताओ, यहाँ पे कॉपर ज़्यादा क्वांटिटी में है, लगभग 80 से 85% आपने यहाँ पे कॉपर यूज़ किया। जिंक आपने आप 35 से 30% यूज़ किया। तो बताइए आपके इस वाले सोल्यूशन में, ब्रास के सोल्यूशन में सॉल्वेंट कौन होगा? डेफिनेटली आपका जो सॉल्वेंट होगा वो कॉपर होगा। आई थिंक आपको ये कंसेप्ट समझ में आया बेटा। ये 12th तक चलेगा कंसेप्ट, सोल्यूट, सॉल्वेंट। आपको 12th के बोर्ड एग्जाम में भी सवाल आते हैं इसके। अगर आप इस चीज़ को यही समझ गए ना, तो आपको आगे डिफ़िकल्ट कंसेप्ट समझने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। अगर हम बात करें सॉलिड इन लिक्विड, तो आपको मतलब आप ना कंफ्यूज मत होना। सॉलिड इन लिक्विड का मतलब है कि लिक्विड के अंदर सॉलिड, इनके बाद जो चीज़ लिखी हुई है दैट इज़ द फिक्स चीज़, कि लिक्विड के अंदर आपको क्या मिलाना है? सॉलिड मिलाना है। समझ में आ गई? और ये तो आप करते भी हो यार। आपने क्या किया, आपने कोई नींबू पानी बनाया, तो नींबू पानी में आप क्या करते हो? आप चीनी का घोल बनाते हो पहले, दैट इज़ व्हाट। आपने पानी के अंदर चीनी मिला दी। चीनी क्या है? चीनी सॉलिड है, और आप पानी क्या था? लिक्विड था। तो दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। अगर लिक्विड इन लिक्विड की बात करते हैं तो आपने देखा होगा रूअफ़ज़ा। आपने पानी के अंदर क्या किया? रूअफ़ज़ा मिला दिया, दैट इज़ लिक्विड इन लिक्विड। अगर आप गैस इन लिक्विड की बात करते हो, मतलब लिक्विड के अंदर गैस मिलानी है, तो इसके एग्जांपल बताओ। अभी गर्मियाँ चल रही हैं, आप लोग क्या पीते हो? आप लोग कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो, और ऑलमोस्ट सारी ही कोल्ड ड्रिंक्स में क्या होता है? फिज़ होता है।
फिज इन द सेंस कि उसके अंदर ना थोड़ा वो झाग सा निकलता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ गैस। उन्होंने क्या किया हुआ है, उन्होंने उसके अंदर गैस भरी हुई है, लिक्विड के अंदर गैस भरी हुई है। समझ में आई? तो आपकी जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं वो एग्जाम्पल है गैस इन लिक्विड का। समझ में आ गई बात? गैस इन गैस, इसका एग्जाम्पल क्या होगा आपका? एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में क्या है? बहुत सारी गैसेस का मिश्रण है। सबसे ज़्यादा गैस कौन सी पाई जाती है? नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, पढ़ा होगा आपने छोटी क्लासेस में। तो गैस इन गैस का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आपके पास होता है एटमॉस्फेयर। आई थिंक समझ में आ गया। चलो अब हम बात करते हैं सस्पेंशंस की। आपने सोल्यूशन पढ़ लिया, अब हम बात करेंगे सस्पेंशंस की। तो बेटा सस्पेंशन क्या होता है? सस्पेंशन को अगर मैं आपको पहले एग्जांपल बताऊं ना, पहले आपको एग्जांपल क्लियर अगर हो जाता है तो आपको क्लैरिटी हो जाती है कि अच्छा आप ये पढ़ने वाले हो, ठीक है। तो सोल्यूशन का जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था चीनी का घोल, तो चीनी का घोल इज़ व्हाट? चीनी का घोल इज़ द सोल्यूशन। इसी तरीके से सस्पेंशन, सस्पेंशन का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? सस्पेंशन का एग्जाम्पल होगा आपने क्या किया, आपने चौक ली, चौक का पाउडर बनाया और चौक का पाउडर क्या कर दिया, चौक का पाउडर आपने मिक्स कर दिया पानी के अंदर, वो हो जाएगा आपका सस्पेंशन। अब होता क्या है इसमें, इसके पार्टिकल बड़े बड़े होते हैं, आप चाह के भी इनको बहुत छोटे नहीं कर सकते हो, आप इनको क्लियरली देख सकते हो अपनी आंखों से, दूर से नहीं मतलब आप पास आके आप उसको देख सकते हो उसके पार्टिकल्स को, सस्पेंशन के। तो सस्पेंशन क्या होता है? पानी में प्रॉपरली घुलता नहीं है, इनसॉल्युबल होता है, पूरी तरीके से घुलेगा नहीं, ठीक है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा, यानी कि कंसंट्रेशन यूनिफॉर्म नहीं होगी पूरे के पूरे सस्पेंशन यानी पूरे के पूरे मिक्सचर के अंदर आपकी जो कंसंट्रेशन होगी वो प्रॉपर नहीं होगी। साथ में आपको साइज भी याद रखना है। यहाँ पे जो साइज होता है आपने देखा था सोल्यूशन में पार्टिकल्स का साइज होता था 10⁻⁻9 मीटर, यहाँ पर है 10⁻⁷ मीटर, यानी कि पार्टिकल्स का साइज थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है लेकिन हाँ थोड़ा सा बड़ा है। और यही कारण होता है कि आप उसको आसानी से देख भी पाते हो, और क्योंकि आप उसको देख पाते हो वो काफ़ी बड़ा साइज होता है पार्टिकल्स का, इसलिए इस वाले केस में स्कैटरिंग हो जाती है, मतलब लाइट आएगी और लाइट बिखर जाएगी उसको टकराने के बाद। मतलब यहाँ पे आपका सस्पेंशन का पार्टिकल है, लाइट आई और लाइट ऐसे बिखर गई, समझ में आई बात? तो यहाँ पे स्कैटरिंग होती है सस्पेंशन में। साथ में आपको याद रखना है कि सस्पेंशन जो होता है वो अनस्टेबल होता है, और इसके एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दिया है, मडी वाटर, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, चोक वाटर मिक्सचर। अब हम बात करेंगे कोलाइड्स की। तो कोलाइड की एक सिंपल डेफिनेशन होती है कि एक तरीके का सोल्यूशन होता है जिसके पार्टिकल्स का साइज ट्रू सोल्यूशन और सस्पेंशन के पार्टिकल्स के रेंज के बीच में होता है। आपने देखा था कि ट्रू सोल्यूशन का जो पार्टिकल साइज था वो लगभग 10⁻⁹ मीटर से भी कम था, यानी लगभग 1 नैनोमीटर। और आपने देखा था कि जो सस्पेंशन थे उसका साइज था 10⁻⁷ मीटर, यानी लगभग 100 नैनोमीटर। तो जो आपके कोलाइड्स होते हैं उनका जो साइज होता है वो इन दोनों के बीच में लाई करता है, मतलब 1 नैनोमीटर से लेके 100 नैनोमीटर के बीच में आपका यहाँ पे कोलाइड्स का, कोलाइडल पार्टिकल्स का साइज देखने को मिलता है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन सिंपल ये है, अगर आप कोलाइडल सोल्यूशन को दूर से देखोगे तो आपको समझ में आता है कि अच्छा ये तो होमोजीनियस है, मतलब यहाँ पे शायद हर जगह यूनिफॉर्म जो है इसके अंदर होगा कंसंट्रेशन, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कोलाइडल सोल्यूशन हेट्रोजीनियस होता है एक्चुअली में। तो आपको पेपर में अगर सवाल आए कि कोलाइडल है क्या, तो कोलाइडल हेट्रोजीनियस होता है। वहीं इसमें फिल्ट्रेशन से आप इसको सेपरेट नहीं कर सकते हो। अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूँ तो मिल्क, जो दूध होता है ना, दूध, वो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है कोलाइड्स का। तो कोलाइड जो है आपका दूध है, आप ऐसे याद रख सकते हो, जो डेफिनेटली आप इसको फिल्ट्रेशन से तो अलग नहीं कर सकते। फिर यहाँ पे साइज़ मैंने बता दिया आपको, और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखनी है कि इसका साइज़ क्योंकि 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में लाई करता है तो स्कैटरिंग आसानी से हो जाती है, स्कैटरिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, ठीक है। तो हम कोलाइड्स को ना क्लासीफाई कर सकते हैं, तो ये सारे क्लासिफिकेशन आपके पास कोलाइड्स के होते हैं। सबसे पहला क्लासिफिकेशन है सोल का। तो सोल एक ऐसा कोलाइड होता है जिसके अंदर छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, और वो सॉलिड पार्टिकल आपको दिखाई नहीं देते हैं उसके अंदर, ठीक है, लिक्विड ही सा होता है और उसके अंदर आपको दिखाई नहीं देंगे सॉलिड पार्टिकल्स। इसके एग्जाम्पल होता है आपके पास पेंट,
जो आपने पेंट देखे होंगे ना, घरों में पेंट करने वाले आते हैं, तो पेंट जो होता है वो आपने देखना पेंट्स जो होते हैं उसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो आपको दिखते नहीं हैं एक्चुअली में, लेकिन वो होते हैं उसके अंदर सॉलिड पार्टिकल्स। इसका एक और एग्जांपल होता है स्टार्च सोल्यूशन, एक और एग्जांपल होता है सोप सोल्यूशन। जो साबुन का जो आप सॉल्यूशन बनाते हो उसके अंदर छोटे छोटे से पार्टिकल होते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स, जो आपको दिखते नहीं है लेकिन वो पार्टिकल्स एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। दैट इज़ अ कोलाइड। फिर आपके पास एक और एग्जांपल यहाँ पे है सॉलिड सोल का। इसका क्या एग्जांपल है? सोल में तो क्या था, सॉलिड पार्टिकल लिक्विड के अंदर थे। अब यहाँ पे क्या होगा, सॉलिड सोल में सॉलिड पार्टिकल सॉलिड के अंदर प्रेजेंट होंगे। इसका एग्जांपल होता है जेमस्टोन। जैसे आपने सुना होगा ना, रूबी का पत्थर होता है, रूबी का, वो रेड रेड सा होता है ना, वो तो वो भी क्या होता है, वो भी आपके पास एक सोल होता है और उसको आप सॉलिड सोल कहते हो, मतलब सॉलिड के अंदर सॉलिड चीज़ मिली हुई है। फिर हमारे पास होता है एरोसेल। एरोसेल में क्या होता है, एरोसेल के अंदर या तो सॉलिड पार्टिकल या लिक्विड पार्टिकल एयर के अंदर या गैस के अंदर जो है वो मिल जाएंगे। एरोसेल से समझ में आता है कि एयर वाला सेल सोल, यानी कि गैस वाला सोल। तो होगा क्या, सॉलिड या लिक्विड पार्टिकल डिस्पर्स हो जाएंगे किसके अंदर, गैस के अंदर डिस्पर्स होंगे वो, ठीक है, डिस्पर्स। अच्छा, अब इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं? इसका एग्जाम्पल होता है स्मोक, ठीक है, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट जो करती है ना वो वाला, हेयर स्प्रे, फॉग, मिस्ट, क्लाउड, जो बादल होते हैं वो भी आपके एरोसेल के एग्जाम्पल होते हैं। अगर हम सॉलिड फॉर्म की बात करें तो सॉलिड फॉर्म क्या होता है, जिसमें हमारी जो गैस है वो डिस्पर्स हो जाती है सॉलिड के अंदर। सी व्हेन आई एम टेलिंग यू, आई एम टीचिंग यू, तो आपको लिखना है कि मैंने क्या क्या बताया। सोल के अंदर क्या था, सोल के अंदर सॉलिड पार्टिकल लिक्विड के अंदर थे और एग्जाम्पल्स थे पेंट, स्टार्च, सोप। सॉलिड सोल में क्या था, सॉलिड पार्टिकल सॉलिड मीडियम के अंदर डिस्पर्स हो रहे थे। एग्जाम्पल था जेमस्टोन्स, जैसे रूबी का पत्थर होता है। एरोसेल में क्या था, या तो सॉलिड पार्टिकल या लिक्विड पार्टिकल एयर के अंदर या गैस के अंदर डिस्पर्स हो जाएंगे। एग्जाम्पल है फॉग, जो फॉग पड़ती है धुंध, वो, क्लाउड, फॉग, हेयर स्प्रे, ये सब। सॉलिड फॉर्म की बात करें तो सॉलिड फॉर्म एक कोलाइड होता है जिसमें गैस डिस्पर्स होती है सॉलिड के अंदर। कहाँ पे होगी, गैस डिस्पर्स होगी सॉलिड के अंदर। इज इट क्लियर, गैस डिस्पर्स्ड इन सॉलिड। इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसके एग्जाम्पल हो जाएगा रबर, स्पॉन्ज, ब्रेड, ये सब इसके एग्जाम्पल होते हैं। अगर हम इमल्शन की बात करें तो इमल्शन क्या होता है, इसमें क्या होता है, एक लिक्विड दूसरे लिक्विड के अंदर इमर्स होती है या फिर डिस्पर्स होती है, लेकिन एक्चुअली में आपस में मिक्स नहीं होती प्रॉपरली। इसका एग्जांपल होता है दूध, ठीक है, बटर, या फिर जो आपकी फेस पे लगाने वाली क्रीम होती है वो, ठीक है। अच्छा, अगर हम इसमें बात करें जेल की, तो जेल का होता है आपके पास ये सेमी सॉलिड होता है। इसमें क्या होता है, सॉलिड पार्टिकल्स का एक पूरा नेटवर्क डिस्पर्स हो रखा होता है लिक्विड के अंदर। जैसे आपने देखा होगा जेलीज होती हैं, जेलेटिन होता है, हेयर का जेल होता है, वो सब जेल के एग्जाम्पल होते हैं। अगर हम फोम की बात करें तो फोम में क्या होता है, जिसमें हम गैस को डिस्पर्स करें लिक्विड के अंदर, गैस को डिस्पर्स करें लिक्विड के अंदर। इसके एग्जाम्पल होते हैं शेविंग क्रीम, सोप के बबल, ये सब। तो व्हेन आई टोल्ड यू कि आपको क्या क्या रखना है, आपको लिखना है वो चीज़, ठीक है। सोल के अंदर मैंने बताया है आपको सॉलिड पार्टिकल इन लिक्विड मीडियम, एग्जांपल बताएं स्टार्च, पेंट और सोप सॉल्यूशन, साथ में इंक भी आप लिख सकते हो। सॉलिड सोल में मैंने आपको बताया है कि आप सॉलिड पार्टिकल को सॉलिड मीडियम में डिस्पर्स करोगे। एग्जांपल मैंने बताया कलर्ड जेमस्टोन। एरोसेल में मैंने आपको बताया है कि आप सॉलिड या लिक्विड पार्टिकल गैस के अंदर इमर्स करोगे, डिस्पर्स करोगे। इसके एग्जांपल मैंने आपको बताया फॉग या क्लाउड्स या फिर मिस्ट या फिर हेयर स्प्रे। सॉलिड फॉर्म की अगर हम बात करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि अगर आप गैस को डिस्पर्स करते हो किसके अंदर, गैस को डिस्पर्स करते हो सॉलिड के अंदर। इसके एग्जांपल क्या हो जाएंगे, इसके एग्जांपल हो जाएंगे रबर या फिर स्पॉन्ज या फिर ब्रेड। मैंने आपको बताया था इमल्शन। इमल्शन में क्या होता है, दो लिक्विड को आप आपस में मिलाते हो लेकिन वो प्रॉपर्ली सोल्यूबल नहीं होती। इसके एग्जांपल मैंने बताए हैं मिल्क, बटर, फेस क्रीम। और जेल में मैंने आपको बताया था कि एक कंटिन्यूस नेटवर्क होता है सॉलिड का जो कि लिक्विड के अंदर मिक्स होता है और ये एक सेमी सॉलिड सा पार्टिकल बनता है जिसका एग्जांपल होता है जेलीज या फिर आप बोल सकते हो जिलेटिन या फिर बालों पे लगाने वाला जेल। फिर हमने बताया था फोम। फोम में क्या था, आप गैस को डिस्पर्स कर रहे होते हो लिक्विड के अंदर, तो यहाँ पे शेविंग क्रीम, सोप बबल, ये सारी चीज़ें होती हैं।
के चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, दैट इज़ कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। इसके लिए आपको एक सिंपल फार्मूला है जो याद रखना है। आपको न्यूमेरिकल आएगा कि आपको निकालना है कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, तो आपको फार्मूला लगाना है मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। मास ऑफ सोल्यूशन निकालने के लिए आपको मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट करना होगा। अब ज़रूरी नहीं है आपको कंसंट्रेशन आएगा निकालने के लिए तब ये फार्मूला यूज़ होगा, हो सकता है आपको कंसंट्रेशन दे दिया जाए, आपको मास ऑफ सोल्यूट पूछ लिया जाए, ये सारी चीज़ें आपको गिवन हो, तो आप सिंपल मल्टीप्लाई वगैरह करके निकाल लेना। अब मैं आपको एक न्यूमेरिकल इसके ऊपर कराऊँ। तो आपके पास सिंपल न्यूमेरिकल है, उसने कहा है कि आपको 110 ग्राम कॉपर सल्फेट प्रेजेंट है 550 ग्राम सोल्यूशन के अंदर। मतलब आपको कंसंट्रेशन सोल्यूशन की भी पता है और आपको कंसंट्रेशन सोल्यूट की भी पता है। तो आपको फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट ऊपर लिखा जाता है डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन और मल्टीप्लाई करते हो 100 से। तो 0 से 0 कैंसिल हो गई, 1 टाइम तो 5 टाइम्स, 1/5 इंटू 100 दैट इज इक्वल टू, तो कंसंट्रेशन कितनी आ गई 20%। ज़रूरी नहीं है ये मास की फॉर्म में गिवन हो सकता है आपको यहाँ वॉल्यूम गिवन है तो वॉल्यूम में भी सेम ही चीज़ लगेगी, कोई डिफरेंट चीज़ नहीं लगेगी। वॉल्यूम को आप ऐसे ही सेम फॉर्मूले में पुट करोगे, आंसर लेकर के आओगे। सो दैट इज़ फॉर द वीडियो, होप यू हैव सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक द वीडियो।